नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 26 अप्रैल 1986 को लगभग 1:20 एक खतरनाक हादसा हुआ था सोवियत संघ में। इस घटना ने लोगों को रिएक्टर के बारे में डर दिया और ये घटना सोवियत संघ के पतन का कारण भी बनी। यह घटना यूक्रेन में हुई थी और इसे चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। परमाणु संयंत्र के विस्फोट के बाद पूरा यूरोप परेशान हो गया था। दरअसल वहां क्या हुआ था, उस विस्फोट का कारण क्या था, उस गंभीर स्थिति में भी वहां के कर्मचारी किस तरह काम कर रहे थे। इस वीडियो में हम चेरनोबिल दुर्घटना से जुड़ी और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण बातें जानेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 को किसी ने यह नहीं सोचा था कि सोवियत संघ में इस प्रकार का हादसा होगा। दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक प्रिपयात, जो कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास स्थित है, वहां पर यह हादसा हुआ। इस प्लांट में 1 गीगावाट बिजली पैदा होती थी, जो कि यूक्रेन की कुल बिजली का 10% थी, इसलिए इसका महत्व भी अधिक था। उसी रात चेरनोबिल के 4 नंबर रिएक्टर में विस्फोट हुआ और पूरा रिएक्टर तबाह हो गया। इस विस्फोट के कारण 1400 टन यूरेनियम वायुमंडल में फैल गया और इसके साथ ग्रेफाइट भी मिला, जिससे और अधिक धुआं फैल गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन लगभग 3000 मीटर तक आग फैल गई और धुआं आकाश में फैल गया। कर्मचारी विस्फोट का कारण ढूंढने में नाकाम रहे। वे जलती हुई रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी पंप करने लगे, लेकिन उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। बाद में एक फायर एक्सटिंग्विशर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वहां यूरेनियम का विस्फोट हुआ था, जिसके कारण उन्हें उच्च विकिरण का सामना करना पड़ा और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। सुबह सूरज की रोशनी में धुआं सैकड़ों किलोमीटर तक फैल चुका था। हर कोई समझ गया था कि न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ है और कुछ गंभीर हुआ है, लेकिन सोवियत संघ ने इस हादसे की कोई जानकारी नहीं दी और सेना को तुरंत भेज दिया। सुबह होते ही प्रिपयात के सभी 49,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए और 39 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया। इसके बाद 70,000 लोग भी स्थानांतरित किए गए। सभी वैज्ञानिक और सेना की टीमें मौके पर पहुंची और उनका पहला लक्ष्य था न्यूक्लियर विकिरण को रोकना। आसपास के इलाकों में 20,000 रेडिएशन की मात्रा पाई गई। एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ही रेडिएशन काफी था, लेकिन उस विकिरण में काम करना मुश्किल था और वे चिंतित थे। इसके बाद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और रेत और बोरान गिराए गए। 10 से 15 हेलीकॉप्टरों ने करीब 600 बार ऐसा किया। कुल मिलाकर 5.5 टन रेत और बोरान रिएक्टर में डाला गया। यह काम करने के लिए एक अनुभवी पायलट को अफगानिस्तान से लाया गया था। उन्होंने अपना काम किया, लेकिन वे भी विकिरण से बच नहीं पाए, क्योंकि रिएक्टर के पास यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 30 सेकंड के लिए भी जाए तो विकिरण शरीर में प्रवेश कर जाता है। विकिरण के धुएं को नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन एक और समस्या सामने आई। जब ढक्कन बंद किया गया तो गर्मी ने यूरेनियम और ग्रेफाइट को लावे में बदल दिया। यह लावा पृथ्वी के अंदर बहने लगा और भूमिगत पानी जो विकिरण से प्रभावित था वह ब्लॉक हो गया। अगर यह लावा उस पानी से प्रतिक्रिया करता तो एक और बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी, इसलिए उन्हें पानी बाहर निकालना था और यह जरूरी था। असली सवाल था कि वहां कौन जाएगा, क्योंकि अगर कोई वहां गया तो यह सुनिश्चित नहीं था कि वह जीवित वापस आएगा या नहीं। कई लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन 3 लोग, ओलेक्सी अनानेको, बोरिस बारानोव और वलेनी बिस्पालोव ने सहमति जताई और वाल्व खोलने के लिए गए और वे सफलतापूर्वक वापस आ गए। 2018 में यूक्रेनी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने उस दिन होने वाली एक बड़ी दुर्घटना को रोका, अपनी जान जोखिम में डालकर। इसके बाद 8 महीने बीत चुके थे। उन्होंने रोबोट और सेना का इस्तेमाल किया, लेकिन चौथे रिएक्टर को बंद करने से पहले कई घटनाएं हुई। जब विस्फोट हुआ उस समय 2 ऑपरेटरों की मौत हो गई और उसके बाद 134 फायरमैन और श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 28 लोग मारे गए और बाकी सभी को स्थायी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने विकिरण युक्त हवा का सेवन किया वे 2 लाख से ज्यादा लोग थे, जिन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। सोवियत संघ ने रिपोर्ट किया कि 4000 लोग मरे, लेकिन यूरोपीय रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 9000 से 15000 के बीच थी। क्या आप सभी को यह हादसा का कारण पता है? दोस्तों, इस प्लांट की बिल्डिंग 1970 में शुरू हुई थी और पहला रिएक्टर 1987 में पूरा हुआ था और बाकी 2 रिएक्टर 1986 में प्रगति पर थे।
इस प्लांट में आरबीएम के रिएक्टर था, जो एक ग्रेफाइट मॉडरेटेड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था। इसे रूस में डिजाइन किया गया था और वहीं पर इसका निर्माण भी हुआ था। इस रिएक्टर पर सोवियत संघ ने 1962 से 1966 के बीच कई टेस्ट किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था हीट टेस्ट। मूल रूप से इस रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी और इसे ठंडा करने के लिए पानी की पाइपलाइन और ग्रेफाइट बार्स होते थे। ये दोनों कूलिंग उपकरण बिजली पर चलते थे, लेकिन अगर प्लांट में बिजली न हो तो कूलिंग कैसे काम करेगी? यह परीक्षण इस प्लांट में चल रहा था। इस टेस्ट के दौरान बिजली का प्रवाह बढ़ा दिया गया था। यह काम 26 अप्रैल की सुबह किया गया था, लेकिन ग्रेफाइट बार्स को बाहर निकाला गया। बिजली में उतार चढ़ाव होने के कारण टेस्ट को रात में स्थगित कर दिया गया। रात के समय टेस्ट में केवल कुछ ऑपरेटर और कर्मचारी ही अंदर थे। इस टेस्ट में बिजली बहुत कम हो गई थी। मुख्य ऑपरेटर ने सूचित किया कि बिजली को बढ़ाना होगा क्योंकि यूरेनियम तेजी से जलने लगा। अत्यधिक गर्मी के कारण पाइपलाइन में पानी उबाला गया और ग्रेफाइट बार्स डाले गए, लेकिन वे अच्छी स्थिति में नहीं थे, इसलिए वे यूरेनियम के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगे और रिएक्टर का तापमान और बढ़ गया। तापमान में वृद्धि के कारण रिएक्टर का धमाका हो गया। चेरनोबिल के बारे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट की थी, लेकिन सोवियत मीडिया ने इसे छिपा लिया था। उन्होंने झूठी तस्वीरें दिखाई और लोगों को धोखा दिया। लेकिन विस्फोट के 2 दिन बाद स्वीडन में रेडिएशन हवा पाई गई, जिसके बाद सोवियत ने विस्फोट को स्वीकार किया। लेकिन रेडिएशन हवा यूरोप भर में फैल गई। यूक्रेन की नदी भी प्रदूषित हो गई, जिससे चेरनोबिल के आसपास का 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे अभी भी रेडिएशन से प्रभावित हो रहे हैं। तो यह था चेरनोबिल पर एक वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और दिलचस्प था तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।